प्राइस से जो ये स्टॉक है इसका जो अपसाइड है वो 50% ऊपर बताया जा रहा है। 50% से ये स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है आने वाले 12 महीनों के अंदर। हेलो एवरीवन, तो आज बात करेंगे कल्याण ज्वेलर्स की। कल्याण ज्वेलर्स इंडिया में वन ऑफ द लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड है। टाइटन का जो ब्रांड है तनिष्क, उसके बाद किसी का नाम आता है तो इंडिया के अंदर वो कल्याण ज्वेलर्स का आता है। और टाइटन की शानदार ग्रोथ देखने के बाद, इसके स्टॉक की ग्रोथ देखने के बाद लोगों को यही क्वेश्चन है कि क्या कल्याण ज्वेलर्स में भी वो पोटेंशियल है कि ये भी अपने शेयर होल्डर्स को एक मल्टी बैगर रिटर्न बना करके दे, जिस तरीके से टाइटन ने बना करके दिए हैं। क्या कल्याण ज्वेलर्स का बिजनेस मॉडल इतना स्ट्रांग है टाइटन की तरह कि ये भी इतना अच्छा ग्रो कर पाएगा आने वाले दिनों में? क्या कंपनी इतनी सीरियस है, कंपनी के पास वो एक्सपेंशन प्लान है कि वो ग्रो कर पाए? तो हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बताऊंगा कि अभी करंट में आप इसको बाय कर सकते हैं या नहीं, चार्ट किस तरीके के इंडिकेशंस दे रहा है, और मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, एक्सपर्ट्स का आउटलुक क्या है स्टॉक को लेकर के। ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल और कंपनी के प्रोडक्ट्स दिखा देता हूँ। तो कंपनी यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो कंपनी की ये प्रोडक्ट कैटेगरी है जिसमें 12 से ज्यादा कैटेगरीज हैं। ये कंपनी की मूरत के नाम से ब्राइडल कैटेगरी है जिसमें ये वेडिंग ज्वेलरी को कवर करते हैं। मुद्रा है जिसमें ओकेजनल वेयर को कवर करते हैं। लाइट वेट ज्वेलरी को ये अंतरा के नाम से कवर करते हैं। जिया इनकी डायमंड हो गई, और ओकेजन्स वेयर है। तो कंपनी हर तरीके की ज्वेलरी में डील करती है और हर तरीके की प्राइस सेक्टर में डील करती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। ये कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर अगर आप फोकस करें तो कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स बेसिकली कंपनी के फेस हैं जो हर एक सेक्शन में है। ये नॉर्थ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और बाकी के ये चार आगे। और ये कंपनी के साउथ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। ठीक है, और ये कंपनी के मराठी सेगमेंट के लिए पूजा सावंत, ये पंजाब के लिए, ये वेस्ट बंगाल और ये गुजरात। कंपनी की मार्केटिंग काफी ज्यादा स्मार्ट है। कंपनी इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर एक कल्चरल और एक स्टेट को आप कहेंगे कवर कर रही है। हर एक सिटी के फेस को लेकर के आ रही है, जैसे गुजराती फेस हो गया, पंजाबी फेस हो गया, नॉर्थ इंडियन हो गया, साउथ इंडियन हो गया। कंपनी काफी स्मार्टली मार्केटिंग कर रही है और कस्टमर को अट्रैक्ट कर रही है। और अगर आप कंपनी की प्रेजेंस देखेंगे तो कंपनी की प्रेजेंस ऑलमोस्ट आप देखेंगे इंडिया में सभी स्टेट्स में हो रही है धीरे धीरे करके। अभी नॉर्थ रीजन थोड़ा सा बचा हुआ है। कंपनी के जो करेंट शोरूम्स हैं वो 136 हैं इंडिया में, और 31 शोरूम्स हैं इनके मिडिल ईस्ट में। दो इनके कैंडर के नाम से हैं जो कि इनके सब्सिडरी है, और इनके ऑनलाइन प्रेजेंस है कैंडर के नाम से। बेसिकली इनके 937 ग्रास रूट स्टोर्स भी हैं, जिनको इनका कहना है कि वो छोटे स्टोर्स हैं जो कि एक लोकल मार्केट स्टोर की तरह आप कह लें। तो जो इनकी नेटवर्किंग को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, कस्टमर रीच को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये एक एनालिसिस है जिसके अंदर इंडिया की मार्केट को लेकर के बनाया गया है एक रिसर्च के बेस पर कि करंट जो ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का जो एक आप देखेंगे ब्रेकअप है मार्केट के अंदर। 68% अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जो लोकल सोनार होते हैं, जो छोटे वेंडर्स होते हैं। और 32% मार्केट का जो एक स्टेक है वो तनिष्क और कल्याण ज्वेलर जैसे बड़े प्लेयर्स के पास है। आने वाले दिनों में इनका जो मार्केट सेगमेंट है वो 40% तक ये कैप्चर कर लेंगे, और 60% हो जाएगा अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स का। मतलब ये लोग माइनस में जाएंगे अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, और धीरे धीरे करके इनका सेक्शन जो है वो प्लस में जाएगा। ठीक है, मेजर जो डिमांड है इंडिया के अंदर वो 60% वेडिंग ज्वेलरी से आती है, 10% फैशन वेयर से आती है, और 30% डेली वेयर से आती है। इंडिया वर्ल्ड में जो है सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। एक तरीके से सबसे ज्यादा डिमांड हमारी कंट्री में है। रूरल और अर्बन देखेंगे इंडिया में तो 60-40 का रेशियो आता है, और ये ब्रेकअप जो है नॉर्थ टू साउथ तक किस किस स्टेट में कितनी कितनी डिमांड है वो दिखाता है। तो नेट नेट यही बताना, इस स्लाइड में यही बताना चाहता हूं मैं आपको कि इंडिया में जो डिमांड है वो काफी ज्यादा होने वाली है आने वाले दिनों में। हम सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। कल्याण ज्वेलर और टाइटन जैसी कंपनीज का बिजनेस जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगा ही। और अगर आप कंपनी के मॉडल की बात करें, कंपनी ने बेसिकली क्या किया है, कंपनी पहले कोको मॉडल फॉलो करती थी, मतलब कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेट। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपना स्टोर खुद ही ओन करती है, खुद ही उसको ऑपरेट करती है। तो कंपनी उसको अब चेंज कर रही है फोको मॉडल पर। फोको मतलब ये है कि फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ऑपरेटेड, मतलब फ्रेंचाइजी ओन करेगी सारा बिजनेस लेकिन उसको ऑपरेट कंपनी करेगी। ओन करने का मतलब यह है कि जो खर्चा होगा फ्रेंचाइजी का होगा, लेकिन जो उसमें स्टाफ होगा, जो उस प्रोडक्ट को बेचेगा, वो कंपनी करेगी। और जो उसमें ज्वेलरी की जो इन्वेंट्री और जो डिजाइन होंगे वो भी कंपनी डालेगी। ठीक है, तो नेट नेट कहने का मतलब ये है स्टोर की कॉस्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गई, बाकी की जो ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, वो कॉस्ट कंपनी को नहीं देनी पड़ेगी, वो फ्रेंचाइजी ओनर बेयर करेगा। कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपना स्टाफ रखेगी, ट्रेन स्टाफ, उसी की सैलरी देगी, और वही स्टाफ जो है स्टोर को मैनेज करेगा। तो आप सोचेंगे कि इसमें फ्रेंचाइजी को क्या फायदा? फ्रेंचाइजी को फायदा ऐसे होगा कि कंपनी जो ज्वेलरी बना रही है, कंपनी वो ज्वेलरी सेल कर देगी फ्रेंचाइजी को।
और अपना मार्जिन पहले ही कट कर लेगी उसमें प्रॉफिट का। और कंपनी इसमें फोकस ऐसे करेगी, कंपनी का फोकस बढ़ जाएगा डिजाइन की तरफ, कंपनी का फोकस बढ़ जाएगा सर्विसेज की तरफ, प्रोडक्ट की तरफ, कंपटीशन को रिड्यूस करने की तरफ। तो नेट नेट इससे कंपनी को बेनिफिट होगा और कंपनी को इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, क्योंकि जब फ्रेंचाइजी बेचते हैं ना तो कंपनी को पैसा मिलता है, तो वो पैसा कंपनी यूज करेगी अपने बाकी के और ऑपरेशन के अंदर अपने आप को एक्सपैंड करने के अंदर। तो कंपनी ने काफी स्मार्ट मूव लिया है और सेम मॉडल पे तनिष्क भी काम करता है। तनिष्क भी फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ऑपरेट पे मॉडल करता है। तो ये मॉडल भी इन्होंने आई थिंक वहीं से ही उठाया है और ये उसी पे ही अब आगे ग्रो करेंगे। और अगर आप कंपनी के पीएनएल की बात करें तो कंपनी का पीएनएल जो है कोई इतना इंप्रेसिव नहीं है। अगर आप इनके 4 साल की ग्रोथ देखेंगे तो ये इनकी रेवेन्यू जो है वो स्टैग्नेंट थे, कुछ ज्यादा इसमें ग्रोथ नहीं थी, ये स्टेबल थे। प्रॉफिट्स यहाँ 2 साल इन्होंने बनाए, यहाँ पे इन्होंने लॉस बनाया इन 2 सालों में। लेकिन अगर आप लास्ट के 2 साल देखें, मतलब ये करंट ईयर और ये लास्ट ईयर, कंपनी ने यहाँ पे काफी अच्छे प्रॉफिट्स बनाए हैं। ठीक है, इनके प्रॉफिट्स में ग्रोथ आई है पिछले ईयर के कंपेरिजन में, इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। ठीक है, इनके मार्जिन जो है वो 8% पर ही है, कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है उसके अंदर, मतलब 8% तो ये यहाँ भी बना रहे थे। बट प्रॉफिट्स को देखते हुए क्लियरली लग रहा है कि इनका आने वाला जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा बेटर होगा, क्योंकि ये इनका मॉडल चेंज हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि इनका जो फ्यूचर है थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है, बट करंट स्टेट को देखते हुए पीछे का अगर हम इग्नोर कर दें तो लास्ट टू के हिसाब से इनका पीएनएल ठीक है। इनकी बैलेंस शीट आप देखेंगे तो इनकी बैलेंस शीट में आपको रिजर्व्स पे अगर आप फोकस करेंगे तो रिजर्व इनके लास्ट 5 सालों में ऑलमोस्ट, यहाँ से फोकस करेंगे सॉरी अगर यहाँ फोकस करेंगे और यहाँ देखेंगे तो इनके रिजर्व्स ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। और कंपनी की बोरोइंग्स जो है वो यहाँ पे एकदम ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी रिड्यूस करती जा रही है उसको। तो कंपनी की लाइबिलिटीज जो है वो थोड़ी सी अभी ज्यादा है इनके रिजर्व्स के कंपैरिजन में, तो इनकी बैलेंस शीट कोई ज्यादा मजबूत नहीं है अभी। बट ये है कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, धीरे धीरे करके इसको मैनेज कर ही लेगी। कंपनी की कॉन कॉल हुई थी, कॉन कॉल के अंदर कंपनी ने काफी सारे आंसर्स किए हैं। जो बेसिकली फंड हाउसेज आते हैं बड़े बड़े, वो काफी इंट्रीग सवाल पूछते हैं इनसे बिजनेस से रिलेटेड, और काफी अच्छे आंसर्स उसमें से निकल करके आते हैं, काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकल करके आती है। तो मैंने एक स्निपेट बनाया है आपके लिए जिसमें मैं आपको नेट नेट बताऊंगा इनकी जो फ्यूचर के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उसमें कंपनी का क्या आंसर्स रहे हैं क्वेश्चंस पर। तो कंपनी ने नेट नेट यही बताया कि कंपनी 52 शोरूम्स ओपन करेगी आने वाले दिनों में, और इसी कैलेंडर ईयर में ओपन कर देगी 52 स्टोर्स को। और कंपनी का कहना है कि 35 स्टोर्स पे इनका एलओआई साइन भी हो गया है, मतलब इनके एग्रीमेंट बन भी चुके हैं, जिसमें से 11 शोरूम तो ये अभी अक्षय तृतीया से पहले ही ओपन कर देंगे। अक्षय तृतीया आई थिंक अप्रैल या मई में है, उससे पहले इनके 11 स्टोर ओपन हो जाएंगे नए स्टोर, और दिसंबर तक 52 ये ओपन कर देंगे। ठीक है, इनका जो कैंडर एक ब्रांड है ऑनलाइन जो इनकी सब्सिडरी है, उसमें कंपनी के अभी 2 स्टोर्स हैं, और कंपनी कहती है कि कंपनी प्लान कर रही है 30 स्टोर्स ओपन करेगी आने वाले दिनों में। कब तक करेगी पता नहीं, लेकिन हाँ 30 स्टोर्स ओपन करेगी जो मिक्स होगा फ्रेंचाइजी ओन्ड और कंपनी ओन्ड में। आप कंपनी के फाइनेंशियल से फोकस करेंगे तो कंपनी का कहना है कि जो इनके पास में फ्री कैश पड़ा है कंपनी उसको यूज करेगी अपनी डेट को रीपे करने के लिए, जो इनके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। और कंपनी का कहना है कि जो इनकी इन्वेंट्री है कंपनी उसको भी इंप्रूव करेगी, अपनी फ्रेंचाइजी को जो ये सेल करते हैं अभी कंपनी कोशिश करेगी कि उनकी सेल रेवेन्यू बढ़े और जो इन्वेंट्री है वो 2 से 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। कंपनी को इन्वेंट्री पर कोई भी रिस्क नहीं है। जो इनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या इनके ऊपर रिस्क है इनकी इन्वेंट्री का, तो कंपनी कहती है कोई रिस्क नहीं है। रीजन बीइंग कंपनी अपना प्रॉफिट अपफ्रंट ले लेती है फ्रेंचाइजी ओनर से, और जो मार्केट में अगर शेयर मार्केट में अगर गोल्ड के प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं तो वो रिस्क बेसिकली फ्रेंचाइजी ओनर को आता है, बट उनको भी इसलिए नहीं आता क्योंकि वो अपनी बुक्स को एकदम से क्लोज नहीं करते हैं, वो फ्यूचर में उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये काफी बेनिफिशियल है कंपनी के लिए भी और फ्रेंचाइजी ओनर के लिए भी। कंपनी का कहना है कंपनी अपनी बैलेंस शीट को भी इंप्रूव करेगी। कंपनी के पास में एक एयरक्राफ्ट है, एक लैंड है, कुछ और एसेट्स भी है, कंपनी उनको सेल करेगी, डिसइन्वेस्ट करेगी, और उन नॉन कोर एसेट्स को सेल करने के बाद कंपनी अपने जो लोन्स हैं उसको रीपे करेगी, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट इंप्रूव होगी। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे आ गई है, जिसको मैंने बताया आपको फोको मॉडल, वो एसेट लाइट मॉडल ही कहते हैं उसको, जिससे इनको रेवेन्यूज मिलेंगे और कंपनी अपने आरओसी इंप्रूव करने में फोकस करेगी। और अगर आप कंपनी के मार्केट कॉम्पिटिशन के बारे में देखें तो कंपनी का कहना है कि इनको जो मेन कंपटीशन है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स से है, प्लस जो इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है उससे भी इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है इनके मार्जिन के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जब ड्यूटी को इंक्रीज कर देती है तो वो इनके मार्जिन को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, कंपनी कह रही है, कंपनी फोकस कर रही है किसी तरीके से इनके जो कंपटीशन है वो स्टेबलाइज हो जाए आने वाले दिनों में। और कंपनी फोकस कर रही है लैब ग्रोन डायमंड्स के ऊपर। गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल आ गया है कि जो मार्केट में लैब ग्रोन डायमंड्स हैं वो अब ये कंपनीज बना सकती हैं। तो कंपनी का कहना है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम भी लैब ग्रोन डायमंड्स को की डिमांड को मीटअप करेंगे। कंपनी का कहना है कि Q3 FY3 के अंदर 34% की ग्रोथ आई है और नेट नेट 13% की आई है 9 महीनों में। ठीक है, कंपनी का कहना है इनको जो रेवेन्यू आया है वो 12% का आया है, और उसमें से 43% नॉन साउथ से आया है, मतलब 57% जो आया है वो साउथ से आया है,
और कंपनी कहती है कि इनका मिडिल ईस्ट का जो रेवेन्यू है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है, इस बार 24% से ग्रो किया है। और नीचे जो आप ये सेक्शन देख रहे हैं, ये क्लियरली ये दिखाता है कि इंडिया की जो डोमेस्टिक गोल्ड ज्वेलरी की जो मार्केट है वो करंट में भी 2022 में $57 बिलियन की है, और आने वाले 3 सालों के अंदर 17% से ग्रो कर जाएगी, मतलब 91 बिलियन तक रीच कर जाएगी, जो कि काफी बड़ा एक नंबर है 17% से ग्रो करना। अगर आप कंपनी के टेक्निकल्स पे फोकस करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक के प्राइसेस हैं वो अभी 116 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मतलब स्टॉक ने एक हाई बनाया था अभी 135 के लेवल्स पे आकर के, और स्टॉक फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर थोड़ी सी इसने स्ट्रेंथ गेन करी यहाँ से, और फिर नीचे आया, फिर स्ट्रेंथ गेन करी। तो बेसिकली ये जो लेवल है ना कंपनी का, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और स्टॉक के लिए। और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के पास। ये 50 डे मूविंग एवरेज है इसका, तो स्टॉक अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ये आपको कहीं इस सपोर्ट पे आकर के मिलेगा 105 के आसपास, और अगर यहाँ से भी ब्रेक हुआ तो ये आपको मिलेगा 98 के आसपास। 98 तक थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ आ सकता है अपने 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन के पास, ठीक है। नेट नेट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आप अभी वेट करें। ये प्राइस थोड़ा सा बेरिश है, और अगर यहाँ आपको मिलता है 1056 के आसपास तो आप पोजीशन बना सकते हैं इसमें, और स्टैगर्ड बाइंग करें, छोटी छोटी क्वांटिटीज में बाय करें, और फिर प्राइस नीचे आए तो दोबारा इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस में अगर वीकनेस आएगी तो आपका फायदा ही है, आपको इसको और खरीदने का मौका मिलेगा। और लॉन्ग टर्म के अंदर तो आप देख सकते हैं कि ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ही रहता है प्राइस, मतलब नीचे नहीं आता, हर बार इसके ऊपर रहता है, इस लाइन से ऊपर रहता है। जब भी नीचे आता है एकदम से बाउंस बैक कर जाता है। सेम यहाँ पे आप देखेंगे नीचे आता है बाउंस बैक करता है। तो प्राइस अगर इसके नीचे आएगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे बाय करने की, लेकिन अभी आप वेट करें, 116 के लेवल पर है, मौका आपको मिलेगा। अगर आप मार्केट में एक्सपर्ट्स की राय देखें तो उनका कहना है कि करंट प्राइस से जो ये स्टॉक है इसका जो अपसाइड है वो 50% ऊपर बताया जा रहा है। 50% से ये स्टॉक अभी ऊपर जा सकता है आने वाले 12 महीनों के अंदर। और जो इसका मीडियन प्राइस है वो 156 के लेवल पे बताया जा रहा है, और जो उसका लो प्राइस है वो 146 बताया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता है 146, आई थिंक ये कोई टाइपिंग एरर है, क्योंकि करंट प्राइस 116 का है, तो लोअर प्राइस जो आएगा आई थिंक इसके आसपास आना चाहिए। मुझे लगता है कि वो लोअर प्राइस 98 के लेवल्स पे होना चाहिए। अगर प्राइस बहुत ज्यादा भी नीचे आएगा तो 98 के लेवल्स पे आएगा, उससे नीचे भी आ सकता है, मार्केट है यहाँ पे। बट मुझे लगता है 175 ये अचीव कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसके Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आए तो डेफिनेटली ये प्राइस मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में आ जाएगा। आप अगर कंपनी के पेयर कंपैरिजन देखेंगे तो कल्याण ज्वेलर्स का जो पीई रेशियो है वो आप नोटिस करेंगे अभी 27 के आसपास है, और टाइटन का जो है वो 73 है। टाइटन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है इसके कंपैरिजन में, लेकिन टाइटन का जो आरओसीई है वो भी काफी अच्छा है, 23 का है, इसका 7.4 का है, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। बट उस कंपैरिजन में इसका पीई भी कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 4 है अप्रोक्सीमेटली, और इसका 23.72 है। तो टाइटन काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन मार्केट में अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स की, तो उस हिसाब से ये प्राइस भी फेयर है, कोई ज्यादा चीप नहीं है, ठीक है। ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा तो मुझे लगता है तब बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर आप इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो ये है कि इसकी डीआईआई की जो होल्डिंग है ना वो लास्ट क्वार्टर से सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। आप अगर नोटिस करेंगे इनकी डीआईआई की होल्डिंग है लास्ट क्वार्टर में 2.75% थी, और वो एकदम से 2.72 हो गई। मतलब डीआईआई इसको लेकर के, सॉरी एफआईआई इसको लेकर के काफी ज्यादा बुलिश है, और 25% से ज्यादा इसके अंदर होल्डिंग जो उन्होंने इंक्रीज कर दी है। डीआईआई की होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, मतलब क्यूआईबी इन्वेस्टर इसको लेकर के काफी ज्यादा कन्विक्शन के साथ है कि हाँ भाई ये स्टॉक अच्छा करेगा मार्केट में। प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो स्टैग्नेंट है, 0% शेयर इसमें प्लेज्ड है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। तो नेट नेट यही है कि एफआईआई और डीआई की होल्डिंग देखने के बाद तो मुझे लगता है कि ये लोग काफी ज्यादा स्टॉक को लेकर के कॉन्फिडेंट हैं, और मार्केट में ये स्टॉक अच्छा करेगा, ऐसा इस नंबर्स को देख करके लगता है। तो अगर मैं कंक्लूजन दूं स्टॉक को लेकर के, तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्टॉक काफी बढ़िया लगा मुझे। वो इसलिए क्योंकि जो प्रमोटर्स हैं वो काफी ज्यादा सिंसियर हैं। इनकी कॉन कॉल पढ़ने के बाद मुझे लगा कि वो लोग इसकी एक्सपेंशन को लेकर के काफी ज्यादा फोकस्ड हैं, सिंसियर हैं अपनी बैलेंस शीट को लेकर के। इनकी टॉप लाइन बॉटम लाइन जो है वो ग्रो कर रही है, इनके रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, इनके प्रॉफिट्स अभी 2 साल से बढ़ने लगे हैं, और इनके जो प्लान्स हैं ग्रो करने के वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हैं। इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट के अंदर 52 स्टोर्स ये ओपन कर रहे हैं इसी साल के अंदर, जो कि काफी बड़ा एक नंबर है ग्रोथ का, और ये इंटरनेशनल मार्केट को भी केटर कर रहे हैं धीरे धीरे। वाइड प्रोडक्ट रेंज है, इनकी डिजाइन पे काफी ज्यादा फोकस है कंपनी का, 12 से ज्यादा इनके पास में प्रोडक्ट कैटेगरी है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पे आ गई है, फ्रेंचाइजी ओन पे, जिससे इनकी कॉस्ट जो है वो कम लगेगी, और प्रॉफिट्स जो है वो इनके इजीली बढ़ेंगे। ये अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेवरेज कर पाएंगे, जो इनके फिक्स कॉस्ट है उसको लेवरेज कर पाएंगे।
जो इनका फोकस है वो बैलेंस शीट्स को इंप्रूव करने पर भी है, इनके जो लोन्स हैं उसको पे करने पर है, जो इनके क्यूआईबी की होल्डिंग्स है वो सिग्निफिकेंटली ग्रो करके कंपनी की मार्केटिंग बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हर एक रीजनल फेस को लिया हुआ है कंपनी ने अपनी मार्केटिंग के अंदर, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो नागार्जुन हो या वामिका गब्बी हो पंजाब में। शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी कोई डिविडेंड नहीं दे रही है, मुझे लगता है ये एक नेगेटिव पॉइंट है, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, लेकिन कंपनी का फोकस ग्रोथ की तरफ है। कंपनी के ऊपर डेट काफी ज्यादा है, कंपनी का फोकस है उसको कम करने में, लेकिन फिलहाल जो इनकी बैलेंस शीट है वो ज्यादा मजबूत नहीं है। कंपनी का जो कंपटीशन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्शन के साथ हैगा अभी, और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ भी है, जैसे कि तनिष्क हो गया। कंपनी का कंपटीशन है इन लोगों के साथ, बट जिस स्पीड से कंपनी ग्रो कर रही है और एक्सपैंड कर रही है, मुझे लगता है ये मार्केट शेयर धीरे धीरे करके उनसे कैप्चर करेगी। तो नेट नेट यही है पूरा एक कल्याण ज्वेलर्स का एनालिसिस। मेरी तरफ से किसी भी तरह की बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक में। अगर आप इसमें अपनी पोजीशन बनाते हैं तो अपना एक एनालिसिस जरूर करें, तभी कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको इसमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप फ्यूचर में और भी इस तरह के एनालिसिस देखना चाहते हैं और कोई स्टॉक्स के बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं स्टॉक के बारे में बात करूंगा। और फ्यूचर में अगर आप इस तरह के और एनालिसिस देखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं इस तरीके की वीडियोस और भी स्टॉक से रिलेटेड बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।